वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो व्हाट वी आर स्टडिंग इन आवर क्लास, हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और एनएमआर में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जो आपका फर्स्ट फैक्टर था इंडक्टिव इफेक्ट, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में आप लोगों ने क्या देखा था, फॉर एग्जाम्पल कोई भी है आपके पास सिंपल CH3 इथेन है आपके पास, तो अगर इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2F, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है, तो ये क्या शो करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, जो यहाँ पे प्रोटोन है उसके ऊपर डी शील्डिंग इफेक्ट कवर करेगा। कौन सा इफेक्ट एक्सपीरियंस कराएगा इस प्रोटोन को, डी शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और क्या करेगा, ये जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने सिंपल दो बातें लिखी थी इंडक्टिव इफेक्ट के केस में। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो केमिकल शिफ्ट क्या करेगी, आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अटैच है तो केमिकल शिफ्ट क्या करेगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ये हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के केस में पढ़ा था। जो नेक्स्ट फैक्टर है आप लोगों के पास वो कौन सा है, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। तो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट में दो चीज़ें हैं आपके पास। ये क्या करता है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, शील्डिंग भी करता है और डी शील्डिंग भी करता है। दैट मीन्स अगर कोई भी प्रोटोन, ठीक है, कोई भी प्रोटोन क्या है, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, एसिटिलीन, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, बेंजीन। तो ये जो बेंजीन का हाइड्रोजन है ना, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे सर्कुलेट करता है बेंजीन के केस में, और आपने जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो है आपका इस डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रॉनों के सर्कुलेशन की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होएगा, वो उसी डायरेक्शन में अलाइन करता है और इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे एनाइसोट्रोपी की वजह से क्या हो गया, आपका जो प्रोटोन था उसमें क्या हो गया, डी शील्डिंग इफेक्ट हुआ, वहाँ के प्रोटोन क्या कर गए, डी शील्ड कर गए, लेकिन इसीलिए क्या केमिकल शिफ्ट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बट एसिटिलीन के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो आपके प्रोटोन हैं वो फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में अलाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको एग्जैक्टली ऐसे लिखा जाता है, एसिटिलीन को आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका एसिटिलीन। तो फॉर एग्जांपल ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड हम इस डायरेक्शन में अप्लाई करें, तो जो ये वाले प्रोटोन है ये इससे अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन वाले एनवायरनमेंट में आते हैं। इसी वजह से क्या होता है, इसकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या कहता है, वो यही कहता है कि ये क्या करता है, आपके पास डेल की वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकता है और डेल की वैल्यू को डिक्रीज भी कर सकता है। तो एसिटिलीन के केस में क्या होती है, डेल वैल्यू कम होती है, 2 to 3 के आसपास होती है ppm, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग केमिकल शिफ्ट वैल्यू किसके केस में क्या होती है, और इसके केस में क्या होती है 6 to 8 होती है। और ऐसे ही एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो हमारे पास, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है 9 के अराउंड होते हैं ये सब वैल्यू प्रोटोन की। तो ये एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर क्या है हमारे पास, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट है। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप सब लोगों को पता है क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपके पास, जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपके पास, वो हाइड्रोजन से अटैच हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जनरली यही लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रोटोन जब भी आपके किसी प्रोटोन से अटैच होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस पर डी शील्डिंग इफेक्ट डालते हैं। डी शील्डिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, स्नैच कर लेंगे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव को स्नैच कर लेंगे। और आपको पता ही है जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी हाइड्रोजन या प्रोटोन के साथ अटैच होगा तो डेल वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको शो हो रही हो, तो दैट मीन्स जो उसकी डेल वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगी अगर किसी और मॉलिक्यूल के साथ उसका कंपेयर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल ले सकते हो CH3 CH2Br, ठीक है, और एक आपके पास है CH3 CH2OH। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है आपके पास। तो क्या हो जाएगा, इसकी डेल वैल्यू कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में, अगर ए और बी का कंपैरिजन करें तो इसकी जो डेल वैल्यू है वो ज़्यादा मिलेगी। क्लियर आपको। तो ये तीन फैक्टर थे आपके पास जो क्या करते हैं, केमिकल शिफ्ट को
अफेक्ट करते हैं। अब उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है वो नंबर 1 जो जनरलाइजेशन है आपकी, वो क्या कहती है, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं तो आपकी शील्डिंग वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, ये है आपके पास, इस कार्बन के साथ क्या है, एक ही हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, और यहाँ पे क्या है आपके पास 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो अगर आपके पास कंपैरिजन आ जाए कि किसकी डेल वैल्यू ज़्यादा है, तो किसकी डेल वैल्यू ज़्यादा होगी, टर्शरी वाले की ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की होगी, और फिर प्राइमरी की होगी, ठीक है। ये डेल वैल्यू नहीं, ये शील्डिंग वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। शील्डिंग वैल्यू का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में सबसे ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस पे ज़्यादा होगी तो डेल वैल्यू क्या होती है, इन्वर्स होती है ना, क्योंकि डेल वैल्यू उसी की ज़्यादा होती है जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ा रहा है, इसलिए डेल वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, डेल वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। ये है आपका शील्डिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज हेलोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डीशील्ड द प्रोटॉन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस डाउनफील्ड, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होंगे तो प्रोटॉन को क्या कर देते हैं, डीशील्ड, और डीशील्ड कर देते हैं, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन डाउनफील्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर डाउनफील्ड होगा तो केमिकल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद ये एनाइजोट्रोपी इफेक्ट में भी बढ़ चुके हैं। जब भी आपके पास कार्बोनिल ग्रुप हो, एरोमेटिक हाइड्रोजन हो, या फिर इस टाइप से कोई ग्रुप हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ डीशील्डिंग होगा वो ये होगा, ठीक है। उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप क्या करता है आपका, किसी भी प्रोटॉन अगर उसके एडजेसेंट है तो आपकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू को बढ़ा दे देगा। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या करता है, डीशील्ड कर देता है एनवायरनमेंट को। उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अटैच होंगे, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन अगर अटैच कर दिया आपने तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा उस प्रोटॉन पे। अगर इलेक्ट्रो डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आपका एनवायरनमेंट है वो अपफील्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, और केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या करेगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हम ये केमिकल शिफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ क्या है। तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू हमें क्या बताता है, यही तो बताता है कि जो आपके पास प्रोटॉन है वो कौन कौन से टाइप के प्रोटॉन है, ठीक, कौन सा प्रोटॉन क्या सिग्नल देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने ये पढ़ लिया CH3 CH2 Br, ये पढ़ा आपने, आपको पता है इसमें पहले हम जो चीज़ डिस्कस कर चुके हैं वो क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट कर चुके हैं हम, नंबर ऑफ सिग्नल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड आप केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या बताता है हमें, पोजीशन ऑफ सिग्नल बताता है। क्या बताता है, पोजीशन ऑफ सिग्नल बताता है। कैसे बताता है, मान लो ये 2 हैं, अब आपको ये तो पता चल गया A और B, जो आप NMR स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे उसमें 2 सिग्नल आने हैं। अब वो सिग्नल कहाँ पे आएंगे ये तो पता होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे ये पता चल जाएगा कि ये वाला प्रोटॉन ब्रोमीन के साथ अटैच है और ये वाला प्रोटॉन नेक्स्ट टू ब्रोमीन से है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है तो वो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जैसे CH3 वाला प्रोटॉन है, इसकी वैल्यू 0.9 से 1.0 के बीच में होती है। अब ये बताऊंगी मैं, पूरी टेबल आप लोगों के पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, ठीक है, वो लर्न करनी है। तो और जैसे ये वाला है आपके पास CH2Br, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी 3.0 to 4 के लगभग होगी। तो यहाँ पे डेल वैल्यू का जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो इस तरह से करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये 10 तक होता है आपका ग्राफ। तो यहाँ पे जैसे अब ये क्या आ गया आपका 0.9 to 1.0, तो जो B वाला सिग्नल है आपको क्या मिलेगा, वो 1 के, यहाँ पे जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये 1 के अराउंड ये वाली पीक मिलेगी, और इस वाले के लिए कहाँ पीक मिलेगी, 3 के आसपास मिलेगी, 1 2 3। तो इस तरह से ये क्या है, पोजीशन होती है इनकी। ये जो ये वाली साइड होती है यहाँ पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या करते हैं, इंक्रीज। ये वाली डायरेक्शन होती है, यहाँ पे क्या होता है आपके पास डाउनफील्ड, और राइट साइड में क्या होता है आपके पास अपफील्ड, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, एक टेबल है, ये देखो टेबल है, आप सब लोगों को सेंड हो जाएगी, अदरवाइज़ आप लोगों के पास बुक है मॉडर्न वाली तो उसमें ये टेबल सबको लर्न करनी है, ठीक है। श्योर ये ना आराम से देखो, यहाँ पे क्या है आपके पास टाइप्स ऑफ प्रोटॉन दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल RCH3 R2CH2 R3CH, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जैसे CH3 के लिए आपकी कितनी आनी चाहिए, 0.9 1.3 1.5, तो ये सभी वैल्यू आपको लर्न करनी है। बेंजाइलिक प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है 6, ये रहा। विनाइलिक के लिए कितनी होती है 4.6 से 5.9, ऐसे ही बेंजाइलिक के लिए 2.2 to 3। एरोमेटिक की सबको याद होनी ही चाहिए, 6 to 8 के बीच में होती है।
सिमिलरली एल्कोहल, ईथर्स, कार्बोनिल कंपाउंड, तो इनकी सबकी क्या है, अपनी अपनी वैल्यू है, तो ये मस्ट है, ये सब आप लोगों को लर्न होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल कुछ अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, चलो वो स्टडी करते हैं। क्या है वो, हाउ मैनी सिग्नल्स डू यू एक्सपेक्ट टू हैव इन द PMR स्पेक्ट्रम ऑफ CH3 CH2 Cl, व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ द वेरियस सिग्नल। अब आपके पास सिंपल एग्जांपल है, मैंने जो आपको समझाया है CH3 CH2 Br वाला एग्जांपल, ठीक है, हम ऑलरेडी ये एग्जांपल कर चुके हैं, CH3 CH2 Br। अब इसने क्या किया, ब्रोमीन को Cl से रिप्लेस करा और इनकी पोजीशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो हमने टेबल स्टडी करी है उसके बेसिस पे हम इनकी पोजीशन बता सकते हैं NMR स्पेक्ट्रा में। ये कहाँ पे आएगा, ये कहीं 3 to 4 के पास आएगा, और ये CH3 क्या करेगा, इससे भी पहले आ जाएगा कहीं 0.97 के अराउंड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, हमें केमिकल शिफ्ट से पता चलेंगी। क्लियर आप सबको। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास वो है पीक एंड प्रोटॉन कपलिंग, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ओके।